Hello friends and hello dear students. Good morning to all of you and good morning to everyone. Friends, मैं गौरव कुमार सिंह एक बार फिर से आप ही के चैनल एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन, तो जिसमें से पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर है और उस इनफाइनाइट वायर पे हमारे चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, तब उस वायर के नियर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे डिस्कशन किया था और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है। तो आप वहां से लिंक को ओपन करके और पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को देखकर उस नोट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर ही सेकंड टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब उस टॉपिक पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो मेरी नोट्स पसंद आती है तो फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को हेडिंग दिया गया है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे गॉस थ्योरम का यह सेकेंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इनफाइनाइट वायर के लिए। अब सेकेंड एप्लीकेशन जो हम डिस्कशन करेंगे कि वह एक प्लेन शीट होगा और प्लेन शीट हमारा कैसा होगा, अनंत होगा, यानी प्लेन शीट हमारे क्या होंगे, अनंत विस्तार के होंगे। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम फिगर यहाँ बनाते हैं, आप लोग देखिए। तो कहता है फ्रेंड्स, हमारा कोई प्लेन शीट है और वह प्लेन शीट कैसा है, अनंत विस्तार का है। तो यानी तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्लेन शीट बनाया है जो कैसे है, अनंत विस्तार के हैं। अनंत विस्तार का मतलब देखो फ्रेंड्स, जैसे अब ये वाली लाइन जो दिख रही होगी, ये भी लाइन हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये भी लाइन क्या होगी, इनफाइनाइट। ये भी लाइन इनफाइनाइट और ये भी लाइन इनफाइनाइट। और उससे हमारा क्या बना है, एक प्लेन शीट बना है। तो प्लेन शीट की जितनी भी रेखाएं दिखेंगी वो सारी रेखाएं कैसी हैं फ्रेंड्स, अनंत विस्तार की हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो ये डॉटेड लाइन दिखाया गया है फ्रेंड्स, यह डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये कैसे हैं, अनंत विस्तार के हैं। तो इस डॉटेड लाइन को हम रिमूव करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अब ये क्लियर हो गया कि ये शीट हमारे कैसे हैं, इनफाइनाइट है। अब कहता है फ्रेंड्स, जब इस सरफेस को हम चार्ज देते हैं और वह चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है, यानी इस सरफेस पे जब हम चार्ज देते हैं तो वह चार्ज हमारा क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है। यानी इस सरफेस पे दिया गया चार्ज क्या होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। तो अब इस सरफेस पे हम चार्ज डिनोट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम चार्ज को डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस प्लेन शीट पे हमने एक समान रूप से चार्ज को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। जैसे कि अब इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक का दो सरफेस होगा, एक आगे का सरफेस और दूसरा पीछे का सरफेस। और इस चादर की जो मोटाई होती है वो नगण्य होती है। क्लियर है। अब इस बुक को हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाया है और उसको अब यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब कहता है इस बुक पर हमने सरफेस पर एक समान रूप से चार्ज दिया, यानी अब इस सरफेस पे हमारा चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कहता है इस सरफेस से इसके परपेंडिकुलर, यानी अब यह सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमारा क्या है, P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या कहा गया फ्रेंड्स, इस चार्ज वाले पृष्ठ से परपेंडिकुलर इस प्लेन के r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, देखो अब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इस बुक पे वही मैं यहाँ बनाने चल रहा हूँ। तो अब कहता है इस शीट से r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फ्रेंड्स हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई, r हो गई। इतनी बात हमारी क्लियर हुई कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। देखो r मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया था, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए। अब कहता है r मीटर की डिस्टेंस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या कहा जाएगा कि सेम r मीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट P के अपोजिट, इस पॉइंट P का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, या पीछे का सरफेस। तो इस पीछे वाले सरफेस से भी r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां से फ्रेंड्स देखो, इस पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, P डैश कर लिया। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। इस सरफेस से परपेंडिकुलर r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है और सेम इस सरफेस के दूसरी तरफ से r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश ले लिया है। अब यह डिस्टेंस कितनी है, r है। क्लियर मेरी बात। अब फ्रेंड्स कहता है कि अगर हम P से P डैश की बात करें तो इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ P से लेके और इस P डैश के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, सॉरी 2l नहीं होगा, 2r होगा। तो इस P से इस P डैश के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। देखो r में r को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अब हम गॉसियन पृष्ठ की कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। तो क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, इस P और P डैश से जो दूरी हमारी निकली है 2r, तो अब कहेंगे हम 2r दूरी तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो 2r यहाँ पे भी है। तो अब कहता है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल A। यानी अब यह जो एरिया दिखेगा फ्रेंड्स, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कैपिटल A। सेम चीज हम यहाँ पे भी नोट कर देंगे। ए भी हमारा क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A। अब इससे हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी अब इसको हम यहाँ इससे मिला देंगे और इसको यहाँ से इससे मिला देंगे। तो यह एक कैसा दिखेगा, बेलन के रूप में आपको दिखेगा। तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल A। यह भी कितना हो जाएगा, कैपिटल A। यानी यह जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। क्लियर है। तो अब फ्रेंड्स क्या कहा गया, 2r दूरी का तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का इस P से P डैश पर एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो कहा जाएगा फ्रेंड्स, जैसे अब यही बुक था तो अब इस बुक को देखा जाए फ्रेंड्स, तो r मीटर की डिस्टेंस पर यह पॉइंट था और r मीटर की डिस्टेंस पर यह पॉइंट था। तो यह दोनों लाइन, यानी देखो यह जो 2r की दूरी मिल रही है, इस 2r की दूरी का कुछ भाग जो है इस सरफेस को क्रॉस करता हुआ दिखता है। तो कुछ एरिया इसका क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा होगा जो हमको कैसा दिखेगा, इस सरफेस पर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो अब क्या कहा गया फ्रेंड्स, अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पे हमारे कितने पृष्ठ हो जाएंगे, हमारे 3 पृष्ठ प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 समतल पृष्ठ होते हैं और तीसरा कैसा होता है, एक वक्राकार पृष्ठ होता है, जिसको हम पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके एरिया वेक्टर के बारे में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज चूंकि ये मोटाई नगण्य है तो जो चार्ज इधर होगा वही चार्ज इधर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस के पृष्ठ से आउटवर्ड होगा, यानी उससे दूर होगा। यानी यह जो डायरेक्शन फ्रेंड्स दिखाएगा, यह सारे डायरेक्शन किसको दिखाएंगे, वेक्टर ई को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो पॉजिटिव चार्ज इधर भी होगा, तो अब इससे जो होगा आउटवर्ड वो भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कुछ होगी हमारी। क्लियर है फ्रेंड्स, इतनी बात हमारी समझ में आई होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैलकुलेट हो गई कि
इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? तो अब कहता है, तो अब इसको हम इरेज करते हैं, बस आपके समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो अब क्या कहा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इधर भी जो होगा डायरेक्शन हमारा, या किसको बताएगा, वेक्टर ई को, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स इसके एरिया के बारे में। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह एरिया वेक्टर कितना होगा। तो फ्रेंड्स अब इस सरफेस की बात करते हैं, तो इस सरफेस पे जब हम इस एरिया वेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो अब यह मार्कर है, तो यह मार्कर का देखो यह भाग P है और यह ब्लू वाला पार्ट P डैश है, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यह हमारा क्या है, एक वक्रीय पृष्ठ है यानी कर्व सरफेस है। तो सफेद वाला भाग हमारा क्या है, कर्व सरफेस है, और यह जो पार्ट है प्लेन सरफेस है, और यह ब्लू वाला पार्ट प्लेन सरफेस है। तो फ्रेंड्स अब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इस पर अगर कोई हम छोटा सा भाग लेते हैं तो वह छोटा सा भाग एक प्लेन सरफेस की तरह कार्य करेगा। तो प्लेन सरफेस का मतलब ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ होगा मतलब क्या, इसके प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया गया था, यानी अब इस P का जो एरिया वेक्टर होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? क्योंकि यह प्लेन हो गया, तो प्लेन से परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। सेम चीज इधर भी हो जाएगा। अब यह प्लेन हो जाएगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर, तो यह जो हो जाएगा वेक्टर DA। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोनों प्लेन सरफेस का हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब यह जो हमारा बीच वाला कर्व वाला पार्ट दिखता है, अब इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बेलन को हमको समझने के लिए, तो देखिए ऐसा कुछ आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा पॉइंट P है और यहाँ पे हमारा पॉइंट P डैश है, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो अब इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स जब कर्व सरफेस पे बताया गया था, तो अब इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा समझिए, सीधा करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस जब कर्व सरफेस की हमने बात किया था फ्रेंड, तो पहले लेक्चर में ही बताया गया था कि इस कर्व सरफेस पे हम कोई एक अल्पांश लेते हैं, तो इस अल्पांश का मतलब क्या होगा, एक प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका एरिया वेक्टर होता है। तो अब इसको अगर हम ऐसे देखें, तो अब यह हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, तो एरिया वेक्टर हमारा यहाँ पे ये दिखेगा। तो अब इसी फिगर को हम यहाँ दिखाते हैं कि जब इस कर्व सरफेस की हम बात करते हैं, तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर हमको दिखता है फ्रेंड कुछ ऐसे दिखेगा। क्लियर हो रही मेरी बात? कि जब हम यहाँ पे कोई अल्पांश लेते हैं, तो अल्पांश एक समतल पृष्ठ, तो उसके आउटवर्ड हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अब इसी फिगर को देखो यहाँ पे बनाया गया है, इसी को हम ऐसे कर दिए हैं, ऊपर वाला भाग कहाँ हो गया, एरिया वेक्टर इसके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वही फिगर यहाँ दिया गया है कि जो इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वह इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो एंगल बनता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच, वह सीधे क्या दिखती है, परपेंडिकुलर। देखो यह एरिया वेक्टर और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इनके बीच एंगल है कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। और इस दोनों प्लेन सरफेस पे हमारा जो एंगल है वह 0 अंश है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरी इजीली कर सकते हैं कि इस बेलनाकार गॉलियन पृष्ठ पर हमारे 3 सरफेस मिलते हैं, जिसमें 2 प्लेन सरफेस होते हैं। तो इस प्लेन सरफेस को हम नाम दे देते हैं, इसको पहला, इसको दे देते हैं दूसरा, और इसको हम दे देते हैं तीसरा। यानी जो कर्व सरफेस है उसको हम तीसरा भाग कह रहे हैं, और जो दोनों प्लेन सरफेस है उसको हम फर्स्ट और सेकंड कहते हैं। तो अब कहा जाएगा इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहां लिखते हैं बेलनाकार गॉसियन
पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर फ्रेंड्स कितने हमको सरफेस है, 1, 2 और 3। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो हमारा इस बेलन का क्या निकल जाएगा, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बेलन का कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 5E होगा। और यह 5E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। क्लियर है फ्रेंड्स। अब 5 1 5 2 और 5 3 मतलब क्या है, 5 1 और 5 2 हमारे प्लेन सरफेस है। देखो पहला और दूसरा ये दोनों हमारे कैसे हैं, प्लेन सरफेस, और तीसरा हमारा कैसा है, एक कर्व सरफेस है। तो अब यहां लिख देंगे हम वेक्टर E और डॉट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेक्टर DA प्लस वेक्टर E और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर DA प्लस वेक्टर E और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर DA। तो अब यहां लिख देते हैं फ्रेंड्स हम, यह पहले के लिए है तो पहला सरफेस हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है। सेकेंड सरफेस भी हमारा कैसा है, प्लेन सरफेस है। और थर्ड प्लेस हमारा कैसा है, कर्व है। तो यहाँ क्या लिख दिए हैं, कर्व। क्लियर है, या प्लेन प्लेन और कर्व। तो प्लेन और प्लेन किसके लिए हो गए, पहले और दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कर्व किसके लिए हो गया, तीसरे के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ प्लेन लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा E DA cos थीटा प्लस सेम चीज प्लेन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा E DA cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे भी हमारा सॉरी ये कर्व है, यहाँ हम कर्व लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा E DA cos थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच जो एंगल होगा 0 होगा। सेकंड के लिए भी 0 होगा और थर्ड के लिए देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एंगल वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम थीटा का मान 0 और कर्व सरफेस के लिए थीटा का मान 90, जो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू प्लेन के लिए E DA cos 0 प्लस, फिर प्लेन के लिए लिखेंगे E DA cos 0 प्लस, अब कर्व सरफेस के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे E DA cos 90। क्लियर है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, E DA cos 90। तो अब क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, अब हम cos 0 का और cos 90 का मान पुट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इस फिगर को हम इरेज करते हैं। फिगर हमें समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब फिगर को इरेज करके हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0 होता है, यानी यह जो कर्व सरफेस होगा इस पे हमारा टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और बाकी दोनों प्लेन सरफेस पे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट होंगे। तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम, फाई E इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा प्लेन और ये हो जाएगा E DA। आपका 0 का मान 1 होता है तो 1 से गुणा करेंगे तो E DA हो जाएगा प्लस, फिर प्लेन सरफेस के लिए जब cos 0 का मान 1 होगा 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, E DA प्लस, यह कर्व सरफेस है। तो फ्रेंड्स देखो जब cos 90 का मान 0 होगा और 0 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी टोटल फंक्शन किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। यानी जो कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई E इक्वल टू, अब E को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा प्लेन सरफेस DA प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लेन सरफेस और E बाहर है और DA हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू
एक्स के, तो जो डी के साथ जुड़ा रहता है वही उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। अब डी के साथ देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, कैपिटल ए, तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स फाइव ई इक्वल टू ई ए और प्लस फाइव ई ए। अब इसका भी इंटीग्रेशन ए हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख देंगे फाइव ई इक्वल टू 2e a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम गॉस के थ्योरम से चलेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, फाइव ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है फाइव ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड में जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं फ्रेंड्स। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के कारण राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हमने बताया फ्रेंड्स जब हम इस सरफेस को चार्ज देते हैं तब उस सरफेस की जो डेंसिटी होती है वह डेंसिटी क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो अब यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको फ्रेंड्स हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। और यहां से अगर हम चार्ज निकालें क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़े हुए हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या कहा जाएगा कि इक्वेशन नंबर 3 में इस क्यू का मान रखने पर, तो इधर का वीडियो पॉज करके आप लोग नोट राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। फ्रेंड्स हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो देखिए समीकरण 4 से Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखा जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2EA इक्वल टू, अब इस सिग्मा के जगह पे क्या लिखा जाएगा, सॉरी अब इस Q के जगह पे क्या रखा जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो अब यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू ए और अपन क्या है फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स एरिया से एरिया क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कैलकुलेट होके आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जब हम इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए बात करेंगे और उस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तब उसका जो वैल्यू आता है वह कितना आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमको फ्रेंड्स क्या करना था, प्रूव करना था। और इसमें देखो जो हमने डिस्टेंस माना था कि r मीटर की दूरी पर एक P है और सेम उसके अपोजिट r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश है। तो यहाँ पे r कहीं नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस r।
तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी प्लेन शीट के लिए उसकी दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये डेरिवेशन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ इसको अच्छे से तैयार भी करिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो और नोट्स आप लोगों को अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप ही का चैनल है जिसका नाम है एक्सपायरेशन फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, और आप लोग अच्छे से अब पढ़ते रहिएगा।